एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने आपको भाग 5 पढ़ाया था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके मैंने जितने भी एमसीक्यूज थे वो भी सॉल्व करा दिए। इसके बाद इस वाले लेक्चर में शुरू करेंगे भाग 6, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारा चल रहा था भाग 5 हमने कंप्लीट कराया, जिसका मैंने एक फ्लो चार्ट आपको भाग 5 की शुरुआत में बनवाया था। ऐसी एक फ्लो चार्ट भाग 6 के शुरू में बनाएंगे जिससे पूरा ये समराइज हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। भाग 6 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। भाग 6 आर्टिकल 151 तक भाग 5 है, ठीक है। 151 तक मैंने आपसे बताया था। 52 से 151 तक भाग 5 का वर्णन किया गया है। 152 से, ठीक है, 152 से लेके 237 237 आर्टिकल तक किसका वर्णन किया गया है? भाग 6 का, ठीक है। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार। जैसे भाग 5 में हमने संघ सरकार पढ़ी, ऐसी भाग 6 में राज्य सरकार पढ़ेंगे सेम पैटर्न पर। लेकिन ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिए, ठीक है। पहले तो भाग 6 कहाँ से कहाँ तक है ये आपको समझ आ गया। अब भाग 6 को जैसे भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया था, ऐसे भाग 6 को 6 अध्यायों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला अध्याय जिसमें आता है साधारण, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 152। इसमें भाग 6 के अध्याय 1 में केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल 152, जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, ठीक है। इसकी हेडिंग यही डाली जाती है साधारण। इसमें सिर्फ राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया गया है कि राज्य कौन है। मैं आगे आपको समझाऊंगी जब हम आर्टिकल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है अध्याय 2, ठीक है। अध्याय 2, अध्याय 2 में है कार्यपालिका। जैसे हमने संघ की कार्यपालिका पढ़ी थी, ऐसी राज्य की कार्यपालिका। आर्टिकल 153, 52 में साधारण है, 153 से 167 तक, आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक क्या है? राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। इससे पहले अध्याय 2 में भाग 5 में संघ की कार्यपालिका थी, इसमें राज्य की कार्यपालिका थी, है, ठीक है। अब अध्याय 3, ठीक, अध्याय 3 में है, जैसे हमने संसद पढ़ी थी, इसमें विधानमंडल, विधानमंडल। ध्यान रखना है राज्य के बारे में बात हो रही है, तो राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल आर्टिकल 168 यानी 168 से 212 तक है, ठीक है। विधानमंडल का ये चार्ट आपको जरूर से बनाना है। इसमें कैटेगराइज कर दिया गया है, समराइज कर दिया गया है, आर्टिकल ध्यान रहेंगे, ठीक है। तो इसे चार्ट को जरूर से बना लेना। आगे मैं इसको नहीं बनवाऊंगी, ठीक है। आर्टिकल 168 से 212 तक किसका वर्णन किया गया है? विधानमंडल का। फिर बात आता है अध्याय 4, ठीक। फिर इसमें आता है, जैसे हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ी थी, जहां राष्ट्रपति को विधि बनाने की शक्ति आ जाती है, यानी कि अध्यादेश। किसमें था? आर्टिकल 1, 2, 3। इसी तरह राज्यपाल के पास भी विधायी शक्तियां होती हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियां या अध्यादेश, राज्यपाल की अध्यादेश लाने की शक्ति। जैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति है केंद्र के लिए, उसी तरह केंद्र के जो विधि बनाने का अधिकार है केंद्र को, जिन जिन विषयों पर, उस विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। उसी तरह राज्य सूची या संवर्ती सूची के विषयों पर राज्यपाल क्या ला सकते हैं? अध्यादेश। ये मैं आपको अध्यादेश वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? राज्यपाल की विधायी शक्ति, यानी राज्यपाल के हाथ में क्या आ गई? विधि बनाने की शक्ति। राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां किसमें दी गई है? 213, आर्टिकल 213। आर्टिकल 1, 2, 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थी, आर्टिकल 213 में किसकी? राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आर्टिकल है, आर्टिकल 213, आर्टिकल 213। नेक्स्ट है भाग 5, अध्याय 5, सॉरी भाग 6 पढ़ रहे हैं,
सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा था, राज्य की सरकार पढ़ेंगे तो उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। आर्टिकल 213 तक विधायी शक्तियां थी। इसके बाद 214 से आर्टिकल 214 से 232 आर्टिकल 232 तक क्या है, 232 तक हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अध्याय 6। इसमें अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया था जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाई थी, मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उच्च न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, फिर जिला और सत्र न्यायालय है। तो अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय किसमें पढ़ेंगे, आर्टिकल 234 तक, सॉरी 32 तक उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक। 237 में हमारा भाग 6 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले आता है अध्याय 1। अध्याय 1, ठीक है, जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया। राज्य क्या है, राज्य को परिभाषित किया गया है। इससे पहले भी मैंने आपको जब वो पढ़ाया था फंडामेंटल राइट, उसमें भी मैंने आपको बताया था राज्य क्या है। वहां पर राज्य अलग था, वहां पर मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, उसमें राज्य का मतलब होता है वो कोई भी ऐसा संस्थान या संस्था जो विधि बनाने के लिए स्वतंत्र है, उसके पास संप्रभुता है। ठीक है, वो अपने बाहरी और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, क्या है, राज्य है। लेकिन वो किसी पर्टिकुलर विभाग से रिलेटेड था, उसे राज्य कहा गया। लेकिन यहाँ पर संविधान में दोबारा राज्य को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर राज्य का मतलब है जिसकी अपनी जनसंख्या है, जिसकी अपनी भूमि है, ठीक है, जो अपने लोगों के लिए विधि बनाता है, तो क्या है, राज्य। जिसकी अपनी एक सीमाएं हैं, एक भूमि है, जनसंख्या है, वो क्या कहलाया जाएगा, राज्य, स्टेट, प्रांत। समझ में आया? तो ये किसमें परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 152 में। आर्टिकल 152 राज्यों को परिभाषित करता है। जब भी भाग 6 शुरू होगा तो उसमें सबसे पहले संविधान ने राज्यों को परिभाषित किया है कि राज्य क्या है। तो राज्य क्या है, जिसकी अपनी जनसंख्या है, जिसकी अपनी भूमि है, वो क्या कहलाएगा, राज्य। आर्टिकल 52 आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 52 में इतना ही है कि राज्य को परिभाषित किया गया है भाग 6। इसके बाद अध्याय 2 आता है, अध्याय 2, जिसमें राज्य की कार्यपालिका दी गई। राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। जैसे स्तंभ की कार्यपालिका पढ़ाई थी आप, मैंने आपको ऐसी ही राज्य की कार्यपालिका। अब सबसे पहले नोट डाउन करो कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। पहले आते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। इसके बाद आते हैं सीएम यानी मुख्यमंत्री, फिर आते हैं मंत्रिपरिषद, फिर आते हैं एडवोकेट जनरल। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल थे, ऐसी राज्यों में एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, ठीक है, केंद्र में और राज्य में क्या फर्क है कार्यपालिका में। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन यहाँ पर उपराज्यपाल का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और एडवोकेट जनरल है। ठीक है, जैसे भारत के महान्यायवादी होते हैं, ऐसे यहाँ पर राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं। अध्याय 2 क्लियर हो गया। अब अध्याय 2 में सबसे पहले आते हैं राज्यपाल। ठीक है, अध्याय 2 में सबसे पहले आते हैं राज्यपाल। तो हम सबसे पहले राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नर, राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है राज्य की मशीनरी को चलाने के लिए, राज्यपाल। ठीक है, आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल का वर्णन दिया गया है संविधान। ठीक है, आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक इसका वर्णन दिया गया है राज्यपाल का। आप सबसे पहले आर्टिकल 53 देखते हैं, 153। आर्टिकल 153 क्या कहता है, आर्टिकल 153 यानी 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल का पद किसमें दिया गया है, आर्टिकल 153।
राज्यपाल का पद किसमें दिया गया है? आर्टिकल 153 में। इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात कही गई कि एक राज्य एक व्यक्ति 2 राज्यों में भी राज्यपाल का कार्य कर सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति 2 स्टेट का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया, पहले मुख्यतः प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया। ठीक, समझ में आया? आर्टिकल 153 में क्या दिया गया है? राज्यपाल का पद। तो समझ में आया राज्यपाल का पद अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 154 यानी 154 कहता है कि राज्यपाल कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होंगे या संवैधानिक प्रधान होंगे। ठीक है, संवैधानिक प्रधान या औपचारिक प्रधान का मतलब क्या होता है कि जो भी काम किए जाएंगे राज्य में वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव का बताया था डिफरेंस। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है संवैधानिक प्रधान या औपचारिक प्रधान। ठीक है, तो राज्यपाल क्या होते हैं? औपचारिक प्रधान होते हैं क्योंकि उनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है या मंत्री परिषद के पास होती है। तो आर्टिकल 154 क्या कहता है कि राज्यपाल कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होंगे, संवैधानिक प्रधान होंगे या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होंगे। ठीक है, यानी जितने भी काम किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। कोई भी विधि पारित होती है वो कब कानून बनती है? कोई भी विधेयक पारित होता है वो कब कानून बनता है? जब राज्यपाल उस पर साइन कर देते हैं राज्य के लिए। ठीक है, तो राज्यपाल कार्यपालिका के औपचारिक, दोनों वर्ड याद रखने, औपचारिक प्रधान होंगे या संवैधानिक प्रधान होंगे। ठीक है, दोनों वर्ड याद रखने, औपचारिक या संवैधानिक। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि पेपर पर जो उनकी शक्तियां होंगी वो पेपर पर होंगी। ठीक है, बताने के लिए संवैधानिक प्रधान। ठीक है, यानी समस्त कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ठीक, समझ में आया? आर्टिकल 140, 154, ठीक, 153, 154, ठीक, जिसमें एक में राज्यपाल का पद दिया गया है, दूसरे राज्यपाल को बताया गया है कि वो औपचारिक प्रधान होंगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 154 हमने पढ़ लिया। 155 आर्टिकल 155 में नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की। राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन। इसीलिए भारत एक गणतांत्रिक देश है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति, क्योंकि वो संवैधानिक प्रधान है। ठीक है, इसीलिए उनकी नियुक्ति की जाती है, निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? राष्ट्रपति। यानी केंद्र की सलाह पर, केंद्र सरकार या मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति भी क्या है? औपचारिक प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के पास रियल पावर नहीं होती है, रियल एग्जीक्यूटिव के पास पावर होती है, यानी मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की। ये प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 155 में। ठीक है, आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 156, इसमें कार्यकाल दिया गया है। कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का 5 वर्ष। ठीक है, कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें उनके पद से, उनके कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है, यानी राज्यपाल को बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन अगेन क्या होगा? राष्ट्रपति कब करेंगे? जब उनको रियल एग्जीक्यूटिव की तरफ से नोटिस मिलेगा, यानी जब ऐसा करने के लिए मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री उनको कहेंगे तब वो राज्यपाल को हटा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति चाहे उनको हटा सकते हैं उनके पद से। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इस तरह की लाइन जो है ना एग्जाम में सीधी पूछी जाती है कि नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रसाद पर्यंत। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। समझना है एक बार, प्रसाद पर्यंत
आर्टिकल 157 जिसमें राज्यपाल के लिए योग्यताएं दी गई। योग्यताएं, ठीक है, क्या क्या योग्यताएं? पहला, भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक। अब अगर आपको एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तो क्या नागरिकता जन्म के आधार पर स्वीकार की जाएगी? जैसे अमेरिका में केवल जन्म के आधार पर ही कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है, इसी तरह के यहाँ पे भी जन्म के आधार पर नागरिकता को स्वीकार किया जाएगा। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति के केस में बताया था कि यहाँ पे जन्म के आधार पर या अन्य आधारों पर नागरिकता को स्वीकार किया गया है, यानी कि अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता ले लेता है तो वो इस पद के लिए जो जो इसमें शर्तें बताई गई हैं उन शर्तों को अगर पारित करता है, पूरा करता है, तो वो योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नागरिकता चाहे जन्म के आधार पर हो या पारित की गई हो, ली गई हो, तो यहाँ पर उसकी वैलिडिटी वो मानी जाएगी। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे कहें कि केवल जन्म के आधार पर नागरिक ही राज्यपाल बन सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, जन्म के आधार पर भी या अन्य आधार पर भी अगर नागरिकता प्राप्त की है तो वो वैलिड है। फिर उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। ठीक, ये दो योग्यताएं दी गई हैं। ठीक है, पहली भारत के नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। इसके बाद आर्टिकल 158, आर्टिकल 158 में कुछ शर्तें दी गई हैं। ठीक है, शर्तें दी गई हैं किसके लिए? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। शर्तों में क्या क्या है? पहला, जो व्यक्ति राज्यपाल के लिए बनने जा रहा है पागल या दिवालिया ना हो, मैंने आपको सब उसमें बताया। ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, कोई लाभ का पद धारण ना किया हो, लाभ का पद, है ना। फिर इसके साथ साथ वो संसद, ठीक है, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसद या विधानमंडल यानी सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। अगर है तो जिस दिन से चुना जाएंगे उससे अपने सांसद या विधायक के पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई आदमी एक ही पद पर कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए शर्तों में यह है कि कोई भी वो व्यक्ति जो राज्यपाल के लिए नामित किए गए हैं, ठीक है, वो संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर है तो जिस दिन उनकी नियुक्ति होगी उन्हें उस दिन अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब इसमें एक शर्तें संविधान में नहीं दी गई, इसको परंपरा के तौर पे जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, परंपरा के तौर पर जोड़ा गया है क्या कि राज्यपाल उस राज्य का नागरिक राज्यपाल नहीं बन सकता। मान लीजिए अगर यूपी के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है तो वो यूपी के नागरिक नहीं हो सकते। ठीक है, अन्य स्टेट के नागरिक हो गए, ठीक है, वहां से बनाए जा सकते हैं, मध्य प्रदेश के, बिहार के, उड़ीसा और किसी राज्य के नागरिक बन सकते हैं। यानी कि जिस राज्य के आप नागरिक हैं, ठीक है, जहाँ के आप रह निवासी, सॉरी नागरिक तो हम भारत के हैं, निवासी। मान लीजिए कोई यूपी के लिए गवर्नर का चुनाव किया जा रहा है तो मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, उड़ीसा का, मतलब किसी भी स्टेट का होना चाहिए, 28 राज्यों में से किसी भी राज्य का हो, लेकिन यूपी का ना हो। यानी कि राज्यपाल को उस राज्य का, है ना, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए। तो ये किसमें है? शर्तों में। ठीक है, जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जिस राज्य में, वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 158। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 बात करता है शपथ, यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य किसका है? जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का स्थान होता है, ऐसे राज्य में राज्यपाल का स्थान होता है। राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो केंद्र में उनकी शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना। इसी तरह जब राज्यपाल का नियुक्ति की जाएगी, राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाएंगे, यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर ये नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी उपलब्ध हो, वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 159 किसका प्रावधान करता है? राज्यपाल की शपथ। आर्टिकल 160 कहता है, आर्टिकल 160 160 में कहा गया ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, उस स्थान पर या उस स्थिति में
राज्यपाल के कार्य। ठीक है, ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका वर्णन, बहुत सारी ऐसी स्थिति है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ठीक है, पहले इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, इतना प्राइवेटाइजेशन नहीं था, अब बदल रहा है। तो धीरे धीरे करके संविधान ने इस चीज की छूट दी गई है कि इस टाइम पे जो परिस्थितियां नहीं है, अगर फ्यूचर में कोई ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर क्या करा जाएगा। तो ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, उसमें राज्यपाल के क्या क्या कार्य होंगे ये डिसाइड किया गया है आर्टिकल 160 के द्वारा। इसमें कोई लिख के कार्य नहीं, स्थितियां नहीं दी गई हैं। इसमें कहा गया, सिर्फ इतना कहा गया, ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका वर्णन नहीं है संविधान में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका प्रेडिक्शन हम पहले से नहीं कर सकते कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो राज्यपाल के क्या कार्य होंगे, ये आर्टिकल 160 डिसाइड करता है। ठीक है, राज्यपाल के कार्य समझ आया। हमने शुरू करा राज्यपाल अध्याय 2 में। ठीक है, 153 से आर्टिकल 153 से 162 तक राज्यपाल दिया गया है। राज्यपाल दिया है, पहला है आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद है। फिर आर्टिकल 154 में राज्यपाल कार्यपालिका के औपचारिक संवैधानिक प्रधान होंगे, यानी जितने भी कार्य किए जाएंगे राज्य में राज्यपाल के नाम से किया जाएंगे। फिर उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, फिर उसके बाद कार्यकाल दिया गया है 156 में कार्यकाल दिया गया है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन उनको उनके पद से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, मैंने आपको बता दिया क्यों। इसके बाद एक चीज ध्यान रखें, त्याग पत्र। राज्यपाल त्याग पत्र भी दे सकते हैं, किसको देंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल त्याग पत्र भी दे सकते हैं, किसको देंगे, राष्ट्रपति। देन आता है योग्यताएं, भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। इसके बाद शर्तें दी गई है, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल के सदस्य ना हो, अगर है तो जब निर्वाचित हो जाएंगे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। और जिस राज्य के लिए राज्यपाल चुना जाना है वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आर्टिकल 159 में शपथ दी गई है और 160 में कहा गया है ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, उस टाइम पर राज्यपाल के कार्य। सारे आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, कोई भी आर्टिकल अब आपको जो मैंने पढ़ाया है उसको यहाँ पे नोट फॉर्म में लिखा है, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या ये और अच्छे से लिखा है या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, कुल कितने राज्य हैं, 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8। ठीक है, का संघ है, यूनियन है। ठीक है, यूनियन है। संविधान के तहत संघ राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों के शासन व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। संघ के लिए भाग 5 में मैंने आपको पढ़ा और राज्य के लिए हम भाग 6 पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग 6 अनुच्छेद 52 से 237 में राज्यों की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। भाग 6 को राज्यों का संविधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज्य से रिलेटेड सारे प्रावधान किए गए हैं। राज्य की कार्यपालिका, राज्य के विधानमंडल, ठीक है, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, और राज्यपाल की विधायी शक्तियां। तो इसीलिए इस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है। आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है, तो भाग 6 में राज्यों का वर्णन किया गया है, इसीलिए भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। देन आता है आर्टिकल 152, इसमें मैंने आपको बताया आर्टिकल 152 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। भारत के संविधान में राज्य में सरकार को उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र के लिए राज्यों में संसदीय, जैसे केंद्र में सरकारें हैं, सरकार का वर्णन है, उसी तरह राज्यों में भी किया गया है। इसीलिए भारत ने कैसी व्यवस्था को अपनाया है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या है कि केंद्र में भी और राज्य में भी सरकारों का अलग अलग होना। फिर उसके बाद आते हैं राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक होता है, जिसे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। इसी तरह राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा, राज्यपाल। कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, मैंने बताया आपको, संवैधानिक प्रधान होंगे, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होंगे, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। फिर उसके बाद आता है राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के
इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो ये किसके प्रतिनिधि हुए? केंद्र के। ठीक है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि राज्य में क्या हो रहा है, ठीक है, केंद्र राज्य की सरकार कैसा कार्य कर रही है, इसकी सूचना केंद्र को कौन देता है? राज्यपाल। इसीलिए राज्यपाल को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कहा जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया कार्यपालिका में पहला जो हमारा पिलर है राज्यपाल है, तो हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 153 से 162 तक, ठीक है, 162 तक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, वर्णन किया गया है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद दिया गया है। राज्यपाल का पद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु व्यक्ति दो अधिक नहीं, दो राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसमें आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद दिया गया है, लेकिन 7 अमेंडमेंट यानी 7 अमेंडमेंट 7वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि एक व्यक्ति 2 स्टेट के लिए भी राज्यपाल का कार्य कर सकता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 154 राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान होगा भी बताया। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होंगे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, ये मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा है जो आर्टिकल 154 हमें बताता है। ठीक, सीधे शब्दों में मैंने आपको नोट्स में एनालाइज कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। पेपर, ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव मंत्रिपरिषद होती है, निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब क्या हो गया? मंत्रिपरिषद की सलाह। ठीक है, आर्टिकल 154 क्लियर। फिर आर्टिकल 155 नियुक्ति की बात करता है, निर्वाचन नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके तहत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अगेन राष्ट्रपति भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है और राज्यपाल का नाम निर्देशित केंद्र निर्देशित होता है, केंद्र द्वारा निर्देशित होगा, क्योंकि किंतु यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। स्वतंत्र संवैधानिक पद है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक पद होता है, ना तो ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और ना ही उसके अधीनस्थ है। राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। वो प्रसाद पर्यंत भी कार्य करते हैं राष्ट्रपति के और उन्हें दूसरे कार्यकाल भी सौंपा जा सकता है और 5 वर्ष से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। आर्टिकल 155 जिसमें नियुक्ति का प्रावधान है, क्लियर हो गया होगा। फिर आर्टिकल 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। वर्ड को मैंने आपको बता दिया, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है। फिर पद धारण करते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु वह इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। नियुक्ति भी राष्ट्रपति और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 157 राज्यपाल की अधिकारिक योग्यताएं। ठीक है, संविधान में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के जो अधिकार मैंने आपको बताया भारत का नागरिक हो, जन्म के आधार पर नागरिक होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर अन्य आधार पर भी नागरिकता धारण की है तो वो इस पद के लिए योग्य है। एग्जाम में कभी कभी डीप एनालिसिस भी पूछ लेता है कि क्या केवल भारत के नागरिक जन्म के आधार पर ही नागरिक हैं तो योग्य होंगे, अगर अन्य आधारों पर भी नागरिकता ली है तो योग्य है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। फिर अनुच्छेद 158 शर्तें। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया सांसद या विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, जिस राज्य के लिए चुने जा रहे हैं उस राज्य के निवासी नहीं होने चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, ये मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा शपथ। ठीक है, राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रावधान करता है। शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके स्थान पर अगर वो उपलब्ध नहीं है, अनुपस्थित है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश। फिर आर्टिकल 160 प्रावधान करता है ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका वर्णन संविधान में नहीं है राज्यपाल के कार्य। ठीक है, राज्यपाल ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, इसका प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 160। इसके साथ आपका राज्यपाल वाला जो शुरू का इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां।
यानी पावर्स ऑफ गवर्नर, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। इसके साथ आप ये कंप्लीट करेंगे, नोट्स जरूर बना दें। थैंक यू।